तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स मीट इजी के एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस, कंट्रोलिंग यूनिट का प्रोसेस। हर फंक्शन की तरह इसका भी एक प्रोसेस है और इसके प्रोसेस में है 5 सिंपल स्टेप्स। पूरे यूनिट में जो चीज में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत केस स्टडीज की जो चीज समझनी है अच्छे से, दैट इज प्रोसेस ओनली। तो इस प्रोसेस को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जहां मैंने कंट्रोलिंग का इंट्रो बताया था, यहाँ लिंक है, फटाफट जाके देखा हो। और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पे रोज ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तीसरी चीज, लाइक शेयर करने में आज तक नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा। पूरी वीडियो में आपको अच्छी लगेगी आप कर दोगे, कमेंट जरूर करना है। लेकिन यार कुछ भी गंदा लगे, कुछ अच्छा लगे, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ अनबाइस्ड रिव्यू हो, कमेंट जरूर कर देना। सो दैट्स इट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो प्रोसेस में है दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये लिंक करेगा प्लानिंग से कि हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हम वो स्टैंडर्ड, वो बेंचमार्क, वो यार्डस्टिक सेट करते हैं जो हमारे लिए एक लेवल है जिसको हमने अचीव करना है मिनिमम। कि हम मिनिमम इस लेवल तक तो पहुंच जाए यार, इससे ऊपर जाए तो बहुत अच्छा है। अब बेसिकली देखा जाए तो स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं अपने आप प्लानिंग के स्टेज में। लेकिन मैंने बताया था कि कंट्रोलिंग अपने आप में जो चीज है ना, वहां इसकी जरूरत है। और तो पिछले के शुरू के थोड़े स्टेप्स पिछले फंक्शन से लिंक होंगे ऑटोमेटिकली। जैसे प्लानिंग में लास्ट में हमने किया था फॉलो अप एक्शन, जबकि वो प्लानिंग का पार्ट नहीं है, कंट्रोलिंग का है, लेकिन थोड़ा बहुत लिंक बनाने के प्रोसेस में दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहला आएगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के और दो क्या नाम है, बेंचमार्क्स और यार्डस्टिक्स। देखो ये जो चीज है ना, पूरी प्रोसेस, यहाँ आपको बकवास नहीं लिखनी है, यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आपको चीजों को समझना है और वही लिखनी है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े ध्यान से उसके नोट्स बना लो, उसके एग्जांपल्स भी लिख लो, और साथ ही साथ इसी से आपको केस स्टडी सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहली बात आएगी कि हमें जो सेट करने होते हैं दैट आर स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स, यार्डस्टिक्स, वो सब कुछ हम सेट करते हैं। और उससे हमें क्या मिलता है, एक लेवल, एक मिनिमम लेवल जो हमें अचीव करना है। सेकेंड चीज, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। दोनों के एग्जांपल्स क्या है देखो। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स जो नंबर्स में है कि मुझे मेरी सेल इस साल 10 करोड़ की करनी है, मुझे मेरा प्रॉफिट इस साल 2 करोड़ का करना है। वो मेरा जो स्टैंडर्ड है, वो मेरा जो बेंचमार्क है, वो मेरा जो यार्डस्टिक है, दैट इज क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब जो नंबर्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को मेरी कंपनी की ब्रांड रेपो बढ़ानी है, मार्केट वैल्यू तो स्टॉक का शेयर हो जाएगा, दैट विल बी क्वांटिटेटिव। लेकिन ब्रांड वैल्यू, मेरी कंपनी की पब्लिसिटी, माउथ ऑफ वर्ड, वो मार्केट में अच्छा होना चाहिए, लोगों के मन में अच्छा होना चाहिए, ये चीज। और दूसरी चीज, जैसे हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, मैकडी वालों ने टारगेट रख लिया कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है, वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। मैंने मैकडी स्पेशली क्यों लिया ये मैं आपको भी बताता हूँ। तीसरा पॉइंट आएगा कि जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको रखना और उनको कंपेयर करके, जज करके, डिफरेंस निकाल के उसको ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर्स है, सीधा डिफरेंस निकालो और हो जाएगा। लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हमें नहीं रखने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को क्वांटिटेटिव रखें, क्योंकि वो बिल्कुल इजी होते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। समझ रहे हो ना कि क्वांटिटेटिव रखना विल बी मच बेटर ऑप्शन देन क्वालिटेटिव। लेकिन अगर हम कभी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स रखते हैं तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि क्वालिटेटिव के अंदर ही सब स्टैंडर्ड्स बना दे और वो सब स्टैंडर्ड्स न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस हो सके। समझ रहे हो कि क्वालिटेटिव के अंदर ही सब स्टैंडर्ड्स बन जाए और वो सब स्टैंडर्ड्स न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस हो सके, और वो एक्सप्रेशन हमें हेल्प करेगी इजी कंपैरिजन में। न्यूमेरिक फॉर्म में जो आ गया उससे कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगी। अब मैंने मैकडी का आपको एग्जांपल दिया, इनका क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एंड दैट इज टोटली अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। तो अब इसको अगर मैं इसका सब स्टैंडर्ड निकालूं, सब स्टैंडर्ड जिसको हम न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस करें, वो है कस्टमर वेटिंग टाइम। कस्टमर ने आगे आपको ऑर्डर दिया मैकडी में, आप उसको ये ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी टेबल पे दे दो। ये हमने एक चीज रखी, ये सब स्टैंडर्ड है, ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट करना, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कर दिया 15 मिनट। और इससे हमारा जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड था, दैट इज कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो पूरा हो रहा है। तो समझ रहे हो ना कि जब क्वालिटेटिव रखो तो उसके नीचे सब स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे बना दो कि वो न्यूमेरिक टर्म में आ जाए और उनका कंपैरिजन इजी हो जाए। न्यूमेरिक टर्म अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्यों रखना है, तो यार थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे ना तब समझ आएगा कि कंपैरिजन कैसे इजी हो जाते हैं न्यूमेरिक से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप देखोगे कि बेंचमार्क सेट होते हैं स्टेप में, फिर वो क्वालिटेटिव हो सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो क्वांटिटेटिव हो, लेकिन अगर क्वालिटेटिव है
तो उनके सब स्टैंडर्ड्स इस तरह से बनाए जाएं कि वो न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस हो, उनको कंपेयर करना काफी इजी हो। चौथी बात इसमें आती है कि जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे वो काफी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आने वाले टाइम में जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो स्टैंडर्ड्स को उस हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल रिजिड नहीं होने चाहिए। प्लानिंग की लिमिटेशन में हमने पढ़ा था रिजिडिटी, ठीक है, और प्लानिंग वाले पॉइंट में ही हम स्टैंडर्ड्स रखते हैं, तो उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे इस सेंस में बात की गई है कि जो हम स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो, वो रिजिड ना हो, वो जरूरत आने पर बदले जा सके। ये चार बातें आप लिखो इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, कोई भी आपका एक मार्क्स भी नहीं काट सकता। ये बात है कि आपको एक्सप्लेनेशन में क्वालिटी डालनी है, और जब केस स्टडी होगी इस चैप्टर की, मोस्टली केस स्टडी क्या है कि केस दिया हुआ है, पहचानो कि इस केस में कौन सा स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो आपको इन चार बातों से उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी जो मैंने आपको बताई है। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, हमने देख लिया कि यार हमें यहां पहुंचना है, यहां पहुंचने के लिए ऑब्वियसली हमने एफर्ट्स भी मारे, एफर्ट्स मार के जो हमें रिजल्ट निकला उसको मेजर करना भी बहुत जरूरी है। पहली लाइन में आप यही लिखोगे कि देखो हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया कि हाँ हमें वहां जाना है, लेकिन जो हमने उसके लिए एफर्ट्स मारे उससे जो एक्चुअल रिजल्ट आया, एक्चुअल हमने परफॉर्म किया, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना, उसकी मेजरमेंट काफी जरूरी है ताकि हम उसको देख सकें कि यार हम एक्चुअल में कहां स्टैंड कर रहे हैं। मैंने वो क्या बताया, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। ये गैप प्लानिंग ब्रिज करती है। आप ये वेयर यू वांट टू गो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, तो अगर आपको इस ब्रिज को अच्छे से देखना है ना, रास्ते को देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं एफर्ट मार के पहुंच का रहा हूँ, क्या पता आप यहाँ पहुंच रहे हो, क्या पता आप यहाँ पहुंच रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपको सबसे पहले तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड सेट की, सेकंड स्टेप में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया। इसकी सेकंड लाइन हम लिखेंगे कि जो हमने परफॉर्मेंस मेजर की है ना, दैट मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल समझते हो कि हमें खुद के साथ धोखा नहीं करना यार। हम अकाउंट्स की बुक्स में दिखा देंगे हाँ हमने 100 करोड़ की सेल सोची थी और हुई एक्चुअल में 80 की है, लेकिन यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने उसको मैनिपुलेट करके 90 दिखा दिया। तो जब भी यार आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो ना, तो दैट मस्ट बी रिलायबल। वो रिलायबल हो क्योंकि आप खुद से धोखा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आपको कंट्रोल करना है, एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग की प्रोसेस को अंजाम देना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो मेजरमेंट है वो रिलायबल तरीके से करनी होगी, मतलब बिल्कुल ऑप्टिमम, बिल्कुल सच्चाई आपकी आंखों के लाके सामने रखनी होगी, जो आपको पता लगे कि हाँ मेरी ये कमी है, मैं इतना लैक कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट्स लाके रखना है, वो बिल्कुल रिलायबल होने चाहिए, वो झूठ नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज इसमें जो आएगी वो कहती है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे जिस यूनिट में, उसी यूनिट में उसको मेजर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमने मान लो स्टैंडर्ड रखे कि हमें इस साल 5000 टन वीट की प्रोडक्शन करनी है, लेकिन जब हम मेजर करने की बारी में आए तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल 5 लाख किलो वीट बना। तो यार ये तो चलो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल हो गया, कोई भी कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन वहां उस इंडस्ट्री में जाके काफी सारी कन्वर्जन होती है, काफी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, काफी सारी मेजरमेंट्स होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस यूनिट में हमने स्टैंडर्ड रखे हैं उसी यूनिट में हम मेजर करें, ताकि कंपेयर बिल्कुल इजीली हो जाए, हमें पहले कन्वर्ट करके कंपेयर ना करना पड़े, डायरेक्टली कंपेयर हो जाए। बस इसमें तीन ही बातें थी। सबसे पहले हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट मस्ट बी रिलायबल, और तीसरी चीज सेम यूनिट्स में हो। चौथी पॉइंट में अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो कि मेजरमेंट के काफी सारे तरीके होते हैं। वो तरीकों के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन होती है, अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, सैंपल चेकिंग होती है। ये सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ी सी टर्म्स हैं। ये टर्म्स अगर आपको कहीं केस स्टडी में दिख जाए तो पहचान जाना कि इन टर्म्स से वो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। और एक और बात जो मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं कि हमें टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करते रहनी चाहिए। कंट्रोलिंग सिर्फ लास्ट फंक्शन नहीं है कि उसको एंड के लिए छोड़ दो, हमें टाइम टू टाइम बीच बीच में करती रहनी चाहिए, ताकि एंड में आगे हमारा रिजल्ट मिल जाए। हमें टाइम टू टाइम देखते रहेंगे तो हम अपने ट्रैक से डाइवर्ट नहीं होंगे और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। मान लो एक कार की इंडस्ट्री है, वहां पहले पार्ट्स बनते हैं और फिर उन पार्ट्स को असेंबल करके कार पूरी बनती है। तो समझदारी किसमें होगी, पार्ट्स बने, उन पार्ट्स की क्वालिटी चेक कर लो और फिर उनको असेंबल करो, या फिर पार्ट्स बने उनको असेंबल करो फिर उसकी क्वालिटी चेक करो, कोई गड़बड़ आए तो आपकी मेहनत बेकार असेंबल करने वाली। आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा ताकि आने वाले स्टेज पे कोई गड़बड़ ना आए, जो गड़बड़ है वो पहले स्टेज पे ही सॉल्व हो जाए। इसलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स में कंपैरिजन। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने सेकंड स्टेप में निकाली और जो स्टैंडर्ड्स हमने फर्स्ट स्टेप में सेटअप किए, उनको कंपेयर करना। देखो बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने क्या किया, हमें क्या करना था, तो अब क्या करना है, उसके बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है। और क्या चीज है, कंपैरिजन में आप एक चीज पे फोकस करते हो एंड दैट इज डेविएशन। आपको इस चीज पे एफर्ट मारना है, आपको ये कैलकुलेट करनी है कि डेविएशन कितनी है। डेविएशन जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया, हम अपने टारगेट से कितना परे हो गए हैं, कितना दूर हो गए हैं।
हमें जाना था ऐसे लेकिन हम चले गए ऐसे, तो ये जो है ये डेविएशन है। समझ रहे हो ना इस बात को? हमें मैन्युफैक्चर करने थे 100 पीसेस लेकिन हमने किए 80 पीसेस, तो 20 पीसेस इज द डेविएशन। अब अगर मैं डेविएशन की थोड़ा और डीप में जाऊं और आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो कुछ पॉजिटिव डेविएशन भी होती है, देखते हैं वो क्या होता है। एक होती है नेगेटिव डेविएशन, एक होती है जीरो डेविएशन, और एक होती है पॉजिटिव डेविएशन। जीरो डेविएशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हमने मान लो 100 यूनिट्स का टारगेट रखा था, 100 यूनिट्स का हमारा स्टैंडर्ड था और 100 यूनिट्स ही हमने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कर दी, दैट इज जीरो डेविएशन। हमने सोचा कि हमें साल के एंड तक 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, और हमने 100 ही की, तो वो जीरो डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन क्या होती है कि हमारा 100 यूनिट्स का टारगेट था, हमारा 100 यूनिट्स का टारगेट था एंड समथिंग लेस देन 100 वी प्रोड्यूस्ड। हमने 90 की, हमने 80 की, हमने 70 की, हमने कुछ ना कुछ 100 से कम प्रोड्यूस किया, वो डेविएशन आ गई नेगेटिव साइड, उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब अगर इस डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड माइनस में जो एक्चुअल रिजल्ट है, यानी कि डेविएशन है हमारी 10, 20, 30, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू दिया 90 पे 10, 80 पे 20, 70 पे 30, ये हमारी डेविएशन है। ओके, अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है। देखो, पॉजिटिव डेविएशन इज समथिंग फेवरेबल। मैंने 100 यूनिट्स का टारगेट रखा लेकिन साल के एंड तक मैं एक्चुअल में 110 या 120 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाया, समथिंग मोर देन माय टारगेट, वो होती है पॉजिटिव डेविएशन। इसको अगर मैं माइनस करूं 100 माइनस 110, तो डेविएशन जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब डेविएशन हम जान रहे हैं कि नेगेटिव साइड कंसीडर करते हैं, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। सीधी सी बात आप समझो कि कुछ हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा था पॉजिटिव, हमारा नुकसान हो रहा था नेगेटिव, ये होता है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आपके लिए 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि एक कंपनी ने सोचा कि मुझे मेरा ऑर्डर 15 मिनट में डिलीवर करना है, ये उसका स्टैंडर्ड था। उसने एक्चुअली में वो ऑर्डर 12 मिनट में डिलीवर कर दिया, तो वो डेविएशन तो है, ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि वो डेविएशन है। अब वो डेविएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि देखो एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड से कम था, तो जो बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं ना मेरे भाई, कंसेप्ट समझो यार, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। हमें 15 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करना था, हमारी डेविएशन हुई कम, मतलब कम वाली साइड, 15 से हम 12 पे आ गए, लेकिन वो अच्छी चीज है, कस्टमर कम टाइम में ऑर्डर लेके खुश है। हमें अगर 1500 रुपए में कोई चीज बनाई थी और हमने वो 1200 में बना दी, तो उससे क्या हुआ, उससे पॉजिटिव डेविएशन आई, हमारे खर्चे कम हो गए। कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो ना, उसका कहाँ फायदा है, जहां फायदा है वहां पॉजिटिव डेविएशन, मैन्युफैक्चर यूनिट्स ज्यादा कर दिए, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएट हुआ लेकिन पॉजिटिव साइड पे, यानी कि हमारा फायदा हुआ। इसलिए तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव डेविएशन वाली चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो प्रोसेस का भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे सही सा पॉइंट है, और केस स्टडीज भी बहुत ज्यादा है इसके, बड़े ध्यान से सुनना इसको। यहाँ आपको अपना कूल लूज नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ शांति से इसको सुनना है। देखो, हमने स्टैंडर्ड रखे, फिर हमने एक्चुअल रिजल्ट को मेजर किया, फिर दोनों को कंपेयर करके डेविएशन निकाली। अब हमें क्या करना है, उस डेविएशन को एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब कि हमें ढूंढना है वाई, इस वाई का जवाब ढूंढना है। वो डेविएशन आई तो आई क्यों, हमने सोचा कि हमें ये करना है, हमने उसकी तरफ एफर्ट मारे, तो हम डेविएट क्यों हुए, ऐसा क्या कारण आया कि हम डेविएट हो गए। हमें इस प्रोसेस में बेसिकली उस चीज को एनालाइज करना है कि हम डेविएट क्यों हो। एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, दो ऐसे बेसिक कांसेप्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे, आपको ध्यान में रखने होंगे, जो हमारे सिलेबस में हो सकता है इसके बाहर भी कुछ हो, कुछ स्किल्स हो, कुछ चीजें हो जो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसी दो चीजें ही है इसके अंदर जो हमें पढ़नी है। मतलब बेसिकली एनालाइजिंग डेविएशन की जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना, तो आप पहली लाइन लिख दोगे कि हमें वाई का जवाब ढूंढना है, डेविएशन क्यों आई। उसके बाद इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं, दो काइंड ऑफ चीजें, कंसेप्ट है जो आपको समझने हैं। वो कंसेप्ट है MBE और CPC। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो दोनों की डिटेल बहुत है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूरी प्रोसेस आपको समझानी है जिसमें ये पॉइंट सिर्फ 1 मार्क कैरी करता है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा बता दो। लेंथ आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, मुझसे डिमांड करोगे, तो मैं लेंथ पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं MBE और CPC। तो देखो दोस्तों, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक लाइन है, दोनों में ना एक लाइन है, उसको आपका मतलब बिल्कुल डीप में, गहराई में जाके समझना है। सबसे पहले, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग नथिंग। अगर अटेम्प्ट करोगे, एफर्ट लगाओगे सब कुछ कंट्रोल करने का, तो आप बेसिकली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो एक बच्चा है जो पढ़ता भी है, जो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलता है, जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाना है, जो डिबेट भी बहुत अच्छी करता है, जो अच्छा सिंगर भी है, अच्छा डांसर भी है, अच्छा ऑरेटर भी है, सब कुछ है। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, वो एक ऑलराउंडर बंदा है। ओके, बहुत अच्छी बात है ऐसा टैलेंट होना। अगर
वो हर फील्ड को अपना करियर बनाना चाहेगा तो क्या होगा? अगर वो कहेगा मैं हर फील्ड में एक्सेल कर लूं और हर फील्ड में टॉप पे बैठा हूं, इंडिया का बेस्ट सिंगर कौन? मैं। इंडिया का बेस्ट डांसर कौन? मैं। इंडिया का बेस्ट ऑरेटर कौन? मैं। इंडिया का टॉप पढ़ने वाला एकेडमिक स्कॉलर कौन? मैं। सब कुछ, हर चीज में वो महारत हासिल करने की कोशिश करे, क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो एक चीज पे डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा के आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल टॉप पे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर आज की डेट से सोच लो ना मुझे इस पे एफर्ट लगाने हैं, तो आप कर सकते हो टॉप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप और कामों में उलझे रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब छोड़ दो, अगर वो पढ़ रहा है तो बाकी 6-7 चीजें छोड़ दे, बिल्कुल करो यार, शौक है आपके, पूरे करने चाहिए। लेकिन जो आपको टॉप पे आना है, आपको कुछ काम हासिल करना है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक काम करना होगा। और जो बच्चा सब कुछ करेगा, रिजल्ट क्या होगा कि वो एक में भी टॉप पोजीशन नहीं पा पाएगा, वो सब में एक एवरेज मीडियोकर सा बन के रह जाएगा। यही बात है, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एमबीई है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन समझते हो ना, कुछ कुछ चीजें छोड़ के। इसमें एक कंसेप्ट आता है परमिसिबल लिमिट्स का। परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल रेंज, कि इस रेंज तक अगर कोई डेविएशन है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो परमिसिबल है, कोई इशू नहीं है। एग्जांपल में बात करते हैं हम, कि मान लो एक कंपनी को 100 करोड़ की सेल करनी थी, ये उसका स्टैंडर्ड था। उसने पहले ही आइडिया लगा लिया कि यार 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो 100 करोड़ के लेवल पे बात कर रहे हैं तो उनके लिए 5 करोड़ 5% इज टोटली ओके। उन्होंने कहा 5% तक की डेविएशन बिल्कुल आम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साल के एंड में 98 करोड़ की सेल होगी या 97 करोड़ की होगी, मतलब जो डेविएशन है वो 5 करोड़ से कम की आई। तो अगर आप उस डेविएशन को एनालाइज करोगे, हमारा एनालाइजिंग डेविएशन चल रहा है ना, आप उस 2 या 3 करोड़ की कम सेल पे मत्था मारोगे, ये क्यों कम आई, ऐसी क्या कमी रहेगी, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, तो आप अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन बोलता है कि परमिसिबल लिमिट्स या एक्सेप्टेबल रेंजेस हमने रखी हुई है। जो भी डेविएशन उस परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है ना, उसको कंट्रोल ही ना करो, उसको मैनेज ही ना करो, जो है वो है, रहने दो, कोई इशू नहीं है। जो इसको क्रॉस कर जाए, कि अगर 90 करोड़ की सेल हुई और 10 करोड़ हमारी डेविएशन आ गई, तो इसको स्टडी करो, बिल्कुल करो। आपको सब कुछ कंट्रोल नहीं करना, एवरीथिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ वो करनी है जो परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चली जाए। और अगर आप सब कुछ करने लगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहता है एमबीई यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो सीपीसी और एमबीई में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हम अभी सीपीसी पे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक आप इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, माइंड में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया रखो कि एमबीई क्या है। इसका स्लोगन, सबसे पहले तो स्लोगन आप जरूर लिखना है आपको, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। An effort to control everything या an attempt to control everything leads to controlling nothing। उसके बाद एक्सेप्टेबल रेंज या परमिसिबल लिमिट, ये किस स्टडीज में मिलेगी बताओ? यहाँ पे एमबी लगा या सीपीसी लगा? तो दो वर्ड मैंने आपको बता दिए, या ये पूरी लाइन एज इट इज मिल जाएगी, या ये दो वर्ड मिल जाएंगे, तो एमबीई होगा। जब आपको कुछ ऐसा वर्ड नहीं का, कुछ लाइन नहीं का, आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया, तब आपको समझना होगा कि यार ये जो रेंज है इसकी, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल से जब बाहर जाएगा तब हमारे लिए दिक्कत है, और वहां आता है एमबी। अब बढ़ते हैं सीपीसी पे। चिंता मत करो, मैं वहां जाके इसको रिलेट कर दूंगा और आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल मार दूंगा। कंट्रोलिंग एवरीथिंग इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की ये एक स्लोगन है जो आपको लिखनी है, जैसे उसकी थी वैसे इसकी भी है, कि सब कुछ कंट्रोल करना, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना ना तो आसान है, ना वो आपको सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कि वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो सस्ता भी नहीं पड़ेगा और वो आसान भी नहीं है। अब देखो, आप इसमें भी कहोगे यार यहाँ हर चीज कंट्रोल ना करो, ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है, फर्क क्या है? फर्क मिलेगा, शांति रखो, सब्र से सुनो इस चीज को। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो हमने नाम से क्लियर था कि यार कुछ कुछ चीजों को मैनेज करो, बाकियों को छोड़ दो। और वो कुछ कुछ में क्या है, जो परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, दैट इज KRAs। जैसे मैंने वहां आपको बताया था ना, जैसे परमिसिबल लिमिट्स थी, एक्सेप्टेबल रेंज थी, यहाँ KRAs है। KRA की फुल फॉर्म क्या है? की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज, ये वो वाले एरियाज हैं, वो वाले डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कंपनी पे बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ता है। वो वाले डिपार्टमेंट जिनका कंपनी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं कंपनी की वर्किंग को, वो होते हैं KRAs। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि हर चीज कंट्रोल नहीं करनी अपने को सिर्फ वो चीज कंट्रोल करनी है जो KRA है, बस, उसके अलावा नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि मान लो आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है 2% से, 2% से बढ़ गई है। और आपकी पोस्टल कॉस्ट मतलब जो आप कोई लेटर भेज रहे हो किसी किसी ऑफिशियल काम से, वो जो लेटर भेजते टाइम जो उस पे स्टैंप लगती है, उसकी कॉस्ट, उसके पैसे कितने बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए 50%, और लेबर कॉस्ट बढ़ी है सिर्फ 2%। कौन सा आपको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है?
विदाउट डाउट ये 2% आपके लिए मच मोर इंपैक्टफुल है, क्योंकि लेबर कॉस्ट आपकी कंपनी के लिए एक बहुत मेन चीज है यार। लेबर ही तो है आपकी कंपनी में जो सारा काम कर रही है, तो उसका 2% बढ़ना बहुत बड़ी बात है। सीपीसी में जब भी आपको एग्जांपल मिलेगा ना, तो आपको ये दिखाएगा कि यार ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो एरिया है, ये मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन है, ये इससे ज्यादा जरूरी है, तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात कहता है सीपीसी। अब मैंने आपको अच्छा सा एग्जांपल दे दिया, केआरए का मतलब बता दिया। अगर मैं इसको एमबीई से रिलेट करूं, इसको कंपेयर करूं, तो हमें क्या बात मिलती है? सबसे पहले तो स्लोगन यहाँ बात करता है सस्ता नहीं है और आसान नहीं है, वहां बात करता है अगर करने जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको वो चीज हासिल ही नहीं होगी जो आप करना चाहते हो। दूसरा डिफरेंस, वहां दो चीजें हैं, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल रेंजेस। हर डिपार्टमेंट में जहां परमिसिबल लिमिट क्रॉस होगी या एक्सेप्टेबल रेंज क्रॉस होगी, उसको कंट्रोल करो। ये कहता है सिर्फ केआरए को कंट्रोल करो, उससे कोई जरूरत नहीं है, अपने को कोई जरूरत नहीं है मत्था मारने की। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? कि मतलब जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स बैठे हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस की, उनको ये जो 50% वाली चीज है ना, उसको खुद ही हैंडल कर लेनी चाहिए, भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो 2% वाली चीज है, काफी बड़ी बात है, तो उसको अपने ऊपर वाले मैनेजर को बतानी चाहिए कि भाई साहब, कि सर जी ये देखो ऐसे सीन है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है। जो जरूरी बात है, जो केआरए में है, जो परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चली गई, वो बड़े मैनेजर के नोटिस में आना जरूरी है। लेकिन जो छोटी मोटी बातें हैं, जो एक्सेप्टेबल रेंज या परमिसिबल लिमिट के अंदर है या केआरए नहीं है, वो छोटा मैनेजर अपने आप देख लेगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है इसका। ये दो जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको बेसिकली ये नहीं सिखाते एनालाइज करना कैसे है, ये आपको बेसिकली ये सिखाते हैं एनालाइज करना किसको है। एनालाइज करना कैसे है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें एनालाइज किसको करना है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको सीपीसी और एमबीई में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, एक स्लोगन का, एक केआरए परमिसिबल लिमिट का, एक एग्जांपल का। जनरली टीचर्स आपको बताएंगे कि जहां पे भी एग्जांपल में दो चीजों की बात कर रही है, वहां सीपीसी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, और जहां एक अकेली चीज है, वहां एमबीई, जैसे मैंने पिछले में दिया था परमिसिबल लिमिट 100 करोड़ 80 करोड़ वाला एग्जांपल। देखो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन हम यहाँ 100% की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे पास आए हो कंसेप्ट पकड़ के चलने के लिए, तो हम ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स पे नहीं रिलाई करेंगे, हम रट्टों पे रिलाई नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे। हो सकता है किसी ना किसी केस स्टडी में आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देके, एक चीज देके कह दे कि ये की रिजल्ट एरिया में आती है और इसका कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट बना के दे दे, तो आप इजीली पहचान पाओ कि वो सीपीसी है, वो केआरए होने के कारण सीपीसी बनता है। ये चीज तो समझ गए हो आप इस बात को, आई होप सो। अब बढ़ते हैं हम अगले 5th पॉइंट पे, लेकिन अब तक अगर आप यार नहीं समझे हो ना, प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, ये चीज दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा दिया है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो, और अगर फिर भी समझ ना आए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है नीचे कमेंट सेक्शन है, आप प्लीज लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो मैं आपसे पर्सनल टच में आके आपको चीज समझा भी सकता हूँ। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, देखो ये वो स्टेप है जिसके लिए हमने पिछले 4 स्टेप किए। अगर ये स्टेप नहीं है ना, तो पिछले 4 स्टेप का कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमने वो पिछले 4 काम किए। करेक्टिव एक्शन हमें लेना है। करेक्टिव एक्शन क्यों लेना है? अरे भाई बिल्कुल लेना है, हमने कंट्रोलिंग की क्यों? कि देखो हमारा ट्रैक ये था, हम जा रहे हैं यहाँ, तो करेक्टिव एक्शन लेके इसको ओके करके इसको नीचे लाना है, इस चीज को इसके लेवल के बराबर लाना है, ताकि इस लाइन पे चले। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। इसके अंदर कोई खास क्वालिटी डिटेल नहीं है जो मैं आपको बताऊं, इसमें बस यही बात आएगी कि जब हमने एनालाइज किया तो हमें प्रॉपर रीजन पता लग गया कि वो डेविएशन क्यों आई। तो हमें ध्यान रखना है कि यार आगे से वो डेविएशन ना आए, अभी के लिए हम उस डेविएशन की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें। जो डेविएशन आई है उसमें कुछ ऐसा इंपैक्ट डालें कि वो इंपैक्ट खत्म हो जाए, और उसका ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ ले कि आने वाले टाइम पे वो दिक्कत ना आए। मतलब हमें प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी सोचना होगा, अभी के लिए वो दिक्कत खत्म हो जाए और साथ ही साथ आने वाले टाइम में वैसी गलती हम दोहराए ना। बस इतनी सी बात है। आप एक ये जरूर लिख देना कि ये पॉइंट बिल्कुल मेन कैरिंग पॉइंट है जिसके लिए हमने पिछले 4 स्टेप्स किए, तो इससे आपकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात थी। और इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ टेबल, एक फ्लो चार्ट, जो आप बनाओगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। और दूसरी चीज, इस फ्लो चार्ट से आपकी कंट्रोलिंग इज नॉट अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाली कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता कैसे? सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड्स, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन। फिर हम देखेंगे एनालाइज करके कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन है, मतलब हमारे एमबीई या सीपीसी के कंसेप्ट से चलते हुए कोई केआरए में आता है, या किसी ने परमिसिबल लिमिट को क्रॉस किया है, कोई ऐसी डेविएशन जिसके ऊपर बड़े मैनेजर्स को ध्यान देना चाहिए। अगर वो है, इफ यस देन टेक करेक्टिव एक्शन, और इफ नो तो वापस जाओ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से वापस काम शुरू कर दो। तो ये एक लूप है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया ना, उसके बाद भी जाके दोबारा हम यही काम करने वाले हैं। तो
तो समझो इस चीज को, ये फिगर बड़ा साफ सुथरा सा आप बना सकते हो। यहाँ तो मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, कागज पे पेन लेके बहुत अच्छे से ये फिगर बन सकता है, इसके आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बात। इसके बाद अगर हम बात करें कि सीपीसी और एमबीई के कुछ फायदे हैं, जो मैं आपको शायद बताना भूल गया था, कि सीपीसी और एमबीई के एडवांटेजेस, उनके एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले तो आपके रिसोर्सेज बचते हैं, फालतू कामों में वेस्ट नहीं होता, आपका टाइम और एफर्ट बचते हैं, आपके फालतू कामों में वेस्ट नहीं होते। जो बड़े मैनेजर्स हैं उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो मेन एरियाज पे फोकस कर सकें, उनके फालतू चीजें जिनसे आपको खास बेनिफिट नहीं मिल रहा वो आपको नहीं मिल पाएंगे, वो उनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये चीज, ये तीन मेन बेनिफिट्स हैं सीपीसी और एमबीई के, यानी कि उन दो प्रिंसिपल्स के जिनसे हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं कि इस डेविएशन पे हमें मत्था मारने की जरूरत है या नहीं है, ये बात। बस इसी के आज का वीडियो करते हैं खत्म। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है यार, अपने आप कर दो। यहाँ तक वीडियो देखिए, अच्छा लगा होगा तो आप अपने आप कर दो। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच रिलेशंस की। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।